अब देखिए, ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, आपको लग रहा होगा सर ये तो सोर्सेज हैं, इन सोर्सेज का हम लेकर के क्या करेंगे, इन सोर्सेज को हम पढ़ करके क्या करेंगे। देखिए, हो सकता है कि आपके एग्जाम में कभी मेंस में आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में ही कुछ डिटेलिंग के आधार पर कोई प्रश्न पूछ लिया जाए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में जो आधुनिक भारत के इतिहास के जो स्रोत हैं, कोई जरूरी नहीं आधुनिक भारत के इतिहास के स्रोतों के बारे में पूछा जाए, हो सकता है कि भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में ही कोई जानकारी पूछ ली जाए, तो उसमें आप प्राचीन और मध्यकालीन के साथ साथ आधुनिक भारत के इतिहास के स्रोत भी लिख रहे होंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो क्लास हम चला रहे हैं इसको आप प्रीलिम्स के हिसाब से तो देखेंगे ही, थोड़ा मेंस के हिसाब से भी हम इसको डीपली अगर हम देखें तो हम अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप ध्यान से सारे नोट्स बनाएंगे, जानकारी को रखेंगे, क्योंकि इतिहास में कोई जरूरी नहीं कि सारी चीजें आपके इंटरेस्ट की ही हो। हाँ, इतना हम जरूर आपको भरोसा दिला सकते हैं कि आगे के जो अध्याय होंगे उनको पढ़ने में आपको और ज्यादा आनंद आने वाला है, क्योंकि यहां पर फैक्चुअल चीजें ज्यादा हैं। यहां पर आपको हिस्ट्री का जो स्टोरी है, स्टोरी फॉर्मेट जो है वो देखने को नहीं मिलता है। तो यहां आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के चीजों को पढ़ना, लिखना, समझना। और मैं आपको बताऊं, इसे आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये अपने आप याद हो जाएगा। याद होने का मतलब समझ में आने लगेगा कि हाँ, फला चीज के सोर्सेज हमको वहां से मिलेंगे। और जैसे जैसे हम आधुनिक भारत के इतिहास में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको ये सोर्स जो है वो रिकॉल होते चले जाएंगे कि हाँ भाई, सर ने बताया था या आपने पढ़ा था कि ये जो सोर्स है इसकी जानकारी हमको वहां से मिल रही है। ठीक है, तो हम यहां पर यही बता रहे हैं कि विदेशी जो संगठन है उनके पुरालेख जो है, उनके जो संग्रहालय हैं, उनके जो पुरालेखी सामग्री है वो भी काफी बड़ी मात्रा में, बहुत व्यापक हैं, बहुत ब्रॉड हैं, जो विदेशी संग्रहालयों में रखे गए, जिसमें से यूरोपियन संग्रहालय जो है, यानी यूरोप में स्थित तमाम सारे ऐसे संग्रहालय हैं जो इसमें बहुत महती भूमिका निभाते हैं। तो हम यहां पर यूरोपियन संग्रहालयों की बात करेंगे। ठीक है, किन की बात करेंगे? यूरोपियन संग्रहालयों की। यूरोपियन संग्रहालयों की बात क्यों करेंगे? क्योंकि आधुनिक भारत जो है वो यूरोपियों से ही मिलकर के बना हुआ है, आपको मालूम ही है। उसमें चाहे ब्रिटिश का हो, चाहे वो डचों का हो, चाहे पुर्तगालियों का हो, चाहे फ्रांसीसियों का हो, किसी का भी हो, तो सबके अपने रिकॉर्ड्स जो हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। अब इनमें में से एक इंपॉर्टेंट नाम मैं लेना चाहूंगा, इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स, जिसको कॉमनवेल्थ रिलेशंस अभिलेख के तौर पर भी जाना जाता है। ठीक है, इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स, इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो इसको हम लोग, मैंने आपको बताया कि कॉमनवेल्थ रिलेशंस अभिलेख जो कि लंदन में है, अभिलेखागार, कॉमनवेल्थ रिलेशंस अभिलेखागार है, ये अभिलेखागार, ये लंदन में है। ये कहां पर है? ये आपका लंदन में है। ठीक है, तो ये जो अभिलेख है इसमें हमको बहुत सारे जो शुरुआत के जो कई तमाम सारे जो भारतीय पुरालेख हैं, वो भारतीय पुरालेख इसमें हमको मतलब पढ़ने को मिल जाते हैं या संजो करके रखे गए हैं। इसमें तमाम सारे जो भारतीय पुरालेख हैं, भारतीय पुरालेखीय सामग्री जो है ये हमको यहां पर देखने को मिल जाती है। ये भारतीय पुरालेखीय सामग्री हमने इंडिया वाली भी शुरुआत में डिस्कशन करी थी, शुरुआत में मैंने इसके ऊपर चर्चा किया था। लेकिन उसमें और इसमें अंतर यह है कि ये वो भारतीय पुरालेख हैं जो भारत में मौजूद नहीं है, यानी ये इतिहास आपको उन्हीं की लाइब्रेरी में या उन्हीं के आर्काइव्स में हमको जाकर के देखने को मिलेगा, ये हमारे देश में मौजूद नहीं। तो जब हम यूरोपीय संग्रहालयों की बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम ब्रिटिश संग्रहालयों की बात करें। अगर हम ब्रिटिश संग्रहालयों की बात करते हैं, उनके बारे में, जो ब्रिटिश अभिलेखागार हैं उनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो हमको बहुत सारी चीजें हमको यहां पर स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे लंदन में स्थित ब्रिटिश संग्रहालय, ब्रिटिश संग्रहालय में भी एक नाम है ब्रिटिश संग्रहालय, यानी ब्रिटेन के जो संग्रहालय हैं उसमें एक नाम है ब्रिटिश संग्रहालय, ब्रिटिश म्यूजियम। ये कहां पर है? लंदन में। ठीक है, तो इसको हम अलग से हेडिंग दे देते हैं, ब्रिटेन के संग्रहालय। अब ब्रिटेन के संग्रहालयों की अगर हम बात करेंगे तो उसमें पहला हमको देखने को मिल रहा है ब्रिटिश संग्रहालय, जो कि ब्रिटिश संग्रहालय कहां है? लंदन में। और ये जो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है, इसमें जो भारत में आने वाले जो वायसरायज वगैरह हुआ करते थे, तमाम प्रकार के जो गवर्नर जनरल्स हैं, वायसराय हैं, राज्य की शक्तियों को सीमित करने वाले या फिर कंट्रोल करने वाले जो उनके
ऑफिसर्स वगैरह हुआ करते थे, सचिव तमाम यहाँ पर भेजे गए हैं, भारत सचिव वगैरह भेजे जाते थे, उनके साथ में तमाम प्रकार के पत्र व्यवहार वगैरह होते थे। तो उनसे संबंधित जो चीजें हैं वो इस लंदन के इस संग्रहालय में संचित करके रखी गई है, क्योंकि मैंने बताया ना ये कंट्रोलिंग वहां से मीलों दूर बैठ करके हुआ करती थी। यहां पे अब जैसे यहाँ के जो अभिलेख हैं और जो ब्रिटेन के जो अभिलेख हैं उसमें भारत के ही इतिहास को लेकर के किस तरीके का अंतर मिलता है कि भाई ब्रिटेन में जैसे मान लेते हैं गवर्नर जनरल को अपॉइंट करके भारत में भेजा गया, तो वो भारत में से तो नियुक्त नहीं हो रहा है ना, वो नियुक्त होकर के वहीं से आ रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम सारे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स के जो मेंबर्स हैं, वो सब वहीं से होकर के आ रहे हैं, यहां पर अपॉइंट केवल हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमको यहां पर यह समझना है कि उनके संग्रहालयों में इस तरीके की जो चीजें हैं वो हमको देखने को मिल जाती हैं, वो आसानी से हमको समझ में आ जाती हैं। इसके अलावा ब्रिटिशर्स जब भारत में आए तो उन्होंने धर्म प्रचार वगैरह भी किया तमाम प्रकार से। तो हमारे पास में चर्च मिशनरीज जो उनकी सोसाइटीज हैं, चर्च मिशनरीज सोसाइटीज जो है, इनकी जो आर्काइवियल सोर्सेज हैं वो भी हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि एक आपको यहां पर नाम देखने को मिलेगा इसी नाम से, चर्च मिशनरी सोसाइटी ऑफ लंदन। ठीक है, चर्च मिशनरी सोसाइटी ऑफ लंदन। इनके सोर्सेज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनसे हमें क्या देखने को मिलता है, एक तो भारत में जो धर्म प्रचार है उसका कालक्रम क्या, ईसाई धर्म का जो प्रचार हुआ है उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। और इन्हीं के आने की वजह से भारत में जो पश्चिमी शिक्षा है उसका, पश्चिमी जो शिक्षा वगैरह है, शिक्षा व्यवस्था जो है, एजुकेशन जो है, उसका प्रचार प्रसार हमको देखने को मिलता है। यानी कि शैक्षिक विकास और इनके द्वारा किया गया जो सामाजिक विकास है, इनके द्वारा जो किया गया सामाजिक विकास, यानी पश्चिमी सभ्यता का समाज पर किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है, इनके द्वारा किस तरीके के उसमें चेंजेस किए गए हैं। और इसके अलावा जो उनके द्वारा जो शैक्षिक प्रोग्राम चलाए गए थे, एजुकेशनल प्रोग्राम चलाए गए थे, उसके द्वारा किस तरीके के चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं, उसके लिए हमें चर्च मिशनरीज ऑफ सोसाइटीज ऑफ लंदन के जो आर्काइव्स हैं वो हमको देखने को मिल जाते हैं, उनके क्या डेवलपमेंट रहे हैं, किस कालक्रम के डेवलपमेंट रहे हैं। इसके अलावा हम फ्रांसीसीज जो हैं उनके बारे में भी जान सकते हैं, फ्रांसीसी। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के बारे में तो इंपॉर्टेंटली हम ब्रिटिश संग्रहालय लंदन की बात कर सकते हैं, चर्च मिशनरीज ऑफ सोसाइटीज की बात कर सकते हैं। फ्रांसीसियों की अगर हम बात करें तो फ्रांसीसियों में भी आर्काइव नेशनल, फ्रांसीसियों के भी सोर्सेज में हम एक नाम ले सकते हैं, आर्काइव्स नेशनल। आर्काइव नेशनल की अगर हम बात करें, इसको थोड़ा हम स्पष्ट लिख देना चाहते हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। आर्काइव नेशनल, ठीक है, ये आपका पेरिस में है, पेरिस आर्काइव नेशनल। तो आर्काइव नेशनल जो पेरिस है, इसमें जो फ्रेंच मिशनरीज हैं या फ्रेंच मिनिस्ट्रीज जो हैं उसके बारे में, भारत में कैसे उनकी व्यापारिक जो चीजें हैं वो शुरू हुई हैं, कहां कहां व्यापारिक कोठियां बनी थी, उनके जो मेंबर्स थे वो किस तरीके से अपॉइंट हो रहे थे, उन सब के बारे में हमको जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ पेरिस, फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये भी एक हमको देखने को मिलता है सोर्स के तौर पर। फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जिसके बारे में मैंने बताया, फॉरेन अफेयर्स, फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ, थोड़ा सा लंबा जरूर नाम है ये, फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, कॉलोनीज एंड वॉर। ये इसके जो पुरालेख हैं, इससे हमें फ्रांसीसी इतिहास, भारत में फ्रांसीसी इतिहास कैसा रहा था उसके बारे में जानकारी स्पष्टतः मिल जाती है। इसके अलावा एक और नाम हमको यहां पर इंपॉर्टेंटली मिलता है, वो है रिक्सर चीफ जो है, अगर हम डच कंपनियों की बात करें तो उसके लिए रिक्सर चीफ संग्रहालय जो है, जो कि हेग में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रिक्सर चीफ का संग्रहालय जो कि हेग में आपको देखने को मिलता है। इसमें डच जो कंपनी है, उस डच कंपनी के कार्यों के बारे में हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ विदेशी सोर्सेज हैं जो मैंने आपको बताए, जैसे कि एक नाम मैंने आपको यहां पर ब्रिटेन के लिए बताया, इसी तरीके से फ्रांसीसियों के बारे में, इसी तरीके से डच के बारे में।
इसी तरीके से एक दो नाम हमको और देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि पुर्तगाल के लिए, पुर्तगाल के लिए, पुर्तगालियों के लिए, क्योंकि डचों के लिए बताया तो पुर्तगालियों के लिए भी हमें बताना होगा। इसमें नाम आप लिख सकते हैं नेशनल आर्काइव्स ऑफ पुर्तगाल, ठीक है। तो नेशनल आर्काइव्स ऑफ पुर्तगाल जो है, उससे आपको जो पुर्तगाली शासन है उसके बारे में भी आपको समझ में आ जाता है, जानकारी मिल जाती है कि उनके सोर्सेज जो है वो क्या रहे होंगे। तो इस तरीके से तमाम सारे विदेशी सोर्सेज हैं, विदेशी जो कह सकते हैं कि सामग्री है, पुरालेखी सामग्री है, संग्रहालयों में जो संजो करके रखी गई है, वो आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। तो विदेशी सोर्सेज में ये तो हमने सारी चीजें आपको बताई, लेकिन एक चीज हमको विदेशी सोर्सेज में और देखने होती है या जानकारी रखनी होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विदेशी संग्रहालयों की जो पुरालेखी सामग्री जो मैंने अभी आपको दिखाई, उसमें एक इंपॉर्टेंट नाम आपको लाहौर के रिकॉर्ड ऑफिसेज के भी देखने को मिलते हैं। अब जरा देखिए इसमें मैं क्या आपको बताने या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो ये है कि 1947 से पहले का जो भारतीय इतिहास है उसके जो दस्तावेज हैं, 1947 से पहले तो भाई पाकिस्तान भी भारत ही है, तो जो भारत के जो दस्तावेज थे वो लाहौर में, पाकिस्तान में लाहौर के रिकॉर्ड ऑफिस में रिकॉर्ड्स थे। लेकिन क्योंकि उसके बाद वो डिवाइड हो गया भारत और उसके बाद वो पाकिस्तान में चला गया, तो विदेशी सोर्सेज में हम लाहौर का रिकॉर्ड ऑफिस भी लिख सकते हैं। ये हमको यहाँ पर ध्यान रखना है, विदेशी सोर्सेज में ही, विदेशी संग्रहालयों के सोर्सेज में ही लाहौर के रिकॉर्ड ऑफिस, जो कि पाकिस्तान के पुरालेख के रूप में जाने जाते हैं, वो हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पेशावर के अभिलेख हैं, इसके अलावा यहाँ पर हम नाम जो है वो पेशावर का भी लिख सकते हैं, पेशावर, ठीक है। पेशावर के जो अभिलेख हैं वो भी पाकिस्तान के अभिलेखों के अंतर्गत गिने जाएंगे। 1849 से लेकर के 1900 तक के पेशावर के कमिश्नर्स वगैरह जो थे, उनके जो अभिलेख हैं, 1901 से लेकर के उत्तर पश्चिम जो प्रांत हुआ करता था, सीमांत प्रांत के जो अभिलेख हैं, वो सब इसमें इकट्ठे करके रखे गए हैं, वो सब यहाँ पर सजो करके रखे गए। तो ये सारी डिटेल जो मैंने आपको बताई, ये सारी डिटेल जो है ये पुरालेखीय सामग्री के तौर पर मैंने आपको बताई। तो आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत बड़े सोर्स के रूप में पुरालेखीय सामग्री हैं, और पुरालेखीय सामग्रियों को एक बार मैं फिर से आपके सामने डिटेल कर देता हूं। पुरालेखीय सामग्रियों को हम केंद्रीय, राजकीय और न्यायिक पुरालेखीय सामग्रियों के सोर्सेज में डिवाइड कर सकते हैं। मैंने आपको केंद्र सरकार के पुरालेखीय सामग्रियों के बारे में बताया, राज्य सरकार की पुरालेखीय सामग्रियों के बारे में बताया, न्यायिक अभिलेखों के बारे में मैंने आपको बताया, है ना। उसके अलावा जो निजी पुरालेख थे उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी जरूर मैंने आपको दी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रांतिकारी हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, इन लोगों ने आपस में जो चीज़ें लिखी हैं वो सब है। यही एग्जाम्पल नहीं है, दूसरे भी हैं। इसके अलावा विदेशी संग्रहालयों मैंने ब्रिटेन से लेकर के आपको पुर्तगाली और ब्रिटेन और जो फ्रांसीसीज हैं, डचेज हैं, और सारे सोर्सेज के साथ साथ मैंने भारत के जो सोर्स हो सकते थे, जो कि अब विदेशी सोर्स हो गए, जिसको हम पाकिस्तान के रूप में जान रहे हैं, तो उनके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया। लेकिन क्या इतिहास के सोर्स में सिर्फ यही एक है पुरालेखीय सामग्री ही जिससे हम भारतीय इतिहास के स्रोतों को समझ सकते हैं? ऐसा नहीं है। पुरालेखीय सामग्रियों के आगे भी कुछ दूसरे सोर्सेज हैं, जैसे कि जीवनी, साहित्य एवं संस्मरण, समाचार पत्र, पत्रिकाएं। इसके अलावा मौखिक तमाम सारे प्रमाण हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रामाणिक नहीं माने जाते हैं। उसके अलावा तमाम सारे सृजनात्मक साहित्य हैं, जिसमें नॉवेल्स वगैरह आप पढ़ते हैं, और चित्रकला वगैरह जो हैं, ये भी आधुनिक भारत के इतिहास के स्रोत के तौर पर जाने जाते हैं। और इनमें अगर हम जीवनी, साहित्य और संस्मरण की अगर हम बात करें, तो इनमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत। अब ये यात्रा वृत्तांत क्या है? ट्रेवल्यूट्स जिनको आप बोलते हैं। कोई व्यक्ति विदेश से यहां आया या यहां से विदेश गया, उसने यात्रा करी, यात्रा के दौरान बहुत सारी चीजें लिखी, जानी, समझी, तो वो यात्रा वृत्तांत के तौर पर जानी जाती है, और ऐतिहासिक सोर्सेज में इसका बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है। अब कई बार इन पर विश्वास नहीं भी होता है, क्योंकि ये डिपेंड होता है कि कहाँ के यात्री थे और किसके इतिहास के बारे में लिख रहे थे। अगर उन्हें ऐसा कोई इतिहास मिल जाता है, जैसे मान लेते हैं कि एक यूरोपीय यात्री हुए या ब्रिटिश यात्री हुए, और इनको भारत में ब्रिटिश विरोधी कोई चीज़ देखने को मिल गई, तो वो उसको मैनिपुलेट करके भी लिखते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरी चीज़ मिलती है तो उसको सही सही फॉर्म में भी लिखते हैं। तो ये एक बड़े सोर्सेज के तौर पर हमको देखने को मिलता है, ठीक है।
तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अगर हम देखें, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो बहुत सारे कंट्रीज की रही है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तमाम तरीके की पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, सारी ईस्ट इंडिया कंपनीज हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की यात्रा वृत्तांत का एक अलग ही तरीके का योगदान है, जिसमें हम सबसे पहले जिसका नाम लेंगे वो है जॉर्ज फोस्टर। जॉर्ज फोस्टर के यात्रा वृत्तांत की हम बात क्यों करते हैं? यहां पर जॉर्ज फोस्टर की अगर हम बात करें तो जॉर्ज फोस्टर की यात्रा वृत्तांत की हम यहां पर बात क्यों करते हैं, उसका भी कारण है। उसका कारण यह है कि 1783 में 1783 में ये जो जॉर्ज फोस्टर है ये बंगाल से लंदन की ओर वापस गया, और जब ये बंगाल से लंदन की ओर वापस जा रहा है तो बंगाल से लखनऊ होते हुए, श्रीनगर होते हुए, क्या नाम है, कश्मीर वगैरह की यात्रा करते हुए काबुल जाता है। काबुल से कैस्पियन सागर होते हुए ये सेंट पीटर्सबर्ग से इंग्लैंड, ऐसे ये इसकी यात्रा है। तो अगर आप यहां से बंगाल से लेकर के इंग्लैंड तक की जो इसकी यात्रा देख रहे हैं, बंगाल से लेकर के इंग्लैंड तक की जो इसकी यात्रा आप देख रहे हैं, इस यात्रा के दौरान इसने उत्तर भारत की जो राजनीतिक स्थिति है, उत्तर भारत की जो राजनीतिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति, इसका बहुत ही सटीक वर्णन जो है वो स्थिति इसका जो है, इसका बहुत ही सटीक वर्णन इसने किया है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा, स्थिति। और इतना ही नहीं, उस समय के जो उत्तर भारत का पश्चिमी जो देश थे उनके साथ में किस प्रकार से लगाव है, जुड़ाव है, या फिर व्यापारिक या राजनीतिक कनेक्शंस हैं, उनके बारे में भी इसने डिटेल किया हुआ है। इसके अलावा दूसरा नाम जब हम लेंगे तो दूसरा नाम लेंगे बेंजामिन हेन का। दूसरा नाम जो है हम इसमें ले सकते हैं, एक दूसरा नाम बेंजामिन हेन का। ठीक है, बेंजामिन हेन का जब हम नाम लेंगे तो इसमें हमें ध्यान रखना होगा कि 1814 में इसने सेवरल टूर्स थ्रू वेरियस पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुला, ऐसे करके उसका एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत जो है एक तरीके के लेख ही होते हैं, रचनाएं, किताबें होती हैं। तो इसकी जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम, इसके जो ट्रेवल्यूग है उसका नाम है सेवरल पार्ट्स थ्रू द पेनिनसुलर इंडिया, या फिर जो ट्रेवल्स जो है, ट्रेवल्स थ्रू द पेनिनसुलर पार्ट जो है वो है इसका। तो उस किताब में इसने जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत जो है, उस प्रायद्वीपीय भारत के बारे में बहुत डिटेल से बताया हुआ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए बताया है। तो हम उससे प्रायद्वीपीय भारत में किस प्रकार के जो राजनीतिक संबंध हैं उत्तर भारत के साथ और दूसरे अन्य देशों के साथ, उसके बारे में, और मुख्य तौर पे जो उसके आर्थिक उत्पाद हैं, दक्षिण भारत के जो आर्थिक उत्पाद हैं, आर्थिक उत्पाद, इनके बारे में बड़ी डिटेल में जानकारी है बेंजामिन हेन देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1831 में जेम्स बर्न्स के बारे में को भी हम याद कर सकते हैं। जेम्स बर्न्स, ठीक है, जेम्स बर्न्स ने 1831 में अपना ट्रेवल्यूग लिखा हुआ है जिसका नाम है विजिट टू द कोर्ट ऑफ द सिंध। ठीक है, क्या नाम है? विजिट टू द कोर्ट ऑफ द सिंध। अब ये वाला जो इसका ट्रेवल्यूग है जेम्स बर्न्स का, इसमें उसने सिंध के प्रांत के बारे में तमाम सारी जानकारियां दी हुई हैं। साथ ही साथ जो कच्छ वाला जो प्रांत है हमारे देश में, गुजरात के जो प्रांत हैं, भुज का जो एरिया है, उसकी स्थलाकृति जो है उसका इतिहास यहां पर लिखने का प्रयास किया है। इसी तरीके से एक नाम आपको अलेक्जेंडर बर्न भी देखने को मिलता है। तो जेम्स बर्न्स है, इसके अलावा एक नाम मिलता है अलेक्जेंडर बर्न्स। अलेक्जेंडर बर्न का भी हमको एक नाम देखने को मिलता है। इन्होंने 1834 में 1834 में एक ट्रेवल्यूग लिखा हुआ है। इसमें ट्रेवल्स, इनका जो ट्रेवल्यूग उसका नाम है ट्रेवल्स इनटू बोबारा। ट्रेवल्स इनटू बोबारा, ये ट्रेवल्स इनटू बोबारा में अपनी यात्रा में बताते हैं कि कैसे जो भारत से काबुल की जो यात्रा है इनकी, उस भारत से काबुल की यात्रा के इनके तीन वॉल्यूम जो हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। तो इन 3 वॉल्यूम्स में इस व्यक्ति ने ये बताने का प्रयास किया है उस समय इसके जो उद्देश्य हैं वो क्या हैं, यानी ब्रिटिशर्स के जो उद्देश्य हैं उसको इसने अपने ट्रेवल्यूग्स में लिखा हुआ है। और ये लिखा हुआ है कि किस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में
जो काबुल है उसके साथ में व्यापार कर सकती थी, उसकी क्या संभावनाएं हैं। काबुल के साथ जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को बताने का प्रयास जो है इस ट्रबल युग में किया गया है। और उसके साथ साथ ये पता लगाना कि भाई जो सिंध का प्रांत है उसमें किस तरीके की संभावनाएं हैं, मतलब यही सारी चीजें, इसी सिंध क्षेत्र जो है वो किस तरीके से ब्रिटिशर्स के योग्य हो सकता है, ये सब चीजों के बारे में पता लगाने की बात इसमें करी गई। इसके अलावा एक नाम आपको और यहां पर याद रखना है, CJC डेविडसन का। आपने डेविडसन नाम तो गाड़ी के नाम पे भी सुना होगा, एक और नाम मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, CJC डेविडसन। इन सब लोगों की यात्रा वृत्तांत ब्रिटिश दस्तावेज के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 1843 में 1843 में इन्होंने डायरी लिखी, उसका नाम था डायरी ऑफ द ट्रेवल्स। ठीक है, तो डायरी ऑफ द ट्रेवल्स एंड एडवेंचर्स ऐसे करके इनकी एक डायरी थी। उस डायरी में भी जो अपर इंडिया का जो पार्ट है, अपर इंडिया के पार्ट यानी कि उत्तर भारत का जो हिस्सा है उसके बारे में इन्होंने बताया। इसके अलावा जॉन बटलर के बारे में हम जान सकते हैं। जॉन बटलर ने असम प्रोविंसेस के बारे में बताया हुआ है। 1855 के आसपास के उनके ट्रेवल्यूक्स हैं, जिसमें ट्रेवल्स ऑफ एडवेंचर्स करके उनकी किताब है। उसमें जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, उनके बारे में बताया गया है। इसी तरीके से WS लीमैन है, उसने जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध एक लिखा हुआ है, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध। तो उसमें अवध की जो प्रशासनिक और राजनीतिक जो इतिहास है उसका वर्णन उसने उसमें किया होता है। ऐसे करके तमाम सारे जो हमें यात्रा वृत्तांत हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो ब्रिटिश यात्रा वृत्तांत के बारे में मैंने आपको बताया। तमाम सारे इस तरीके के हमको फेजेस समझ में आ रहे होंगे। इसके अलावा अगर हम दूसरे सोर्सेज की बात करें तो ये तो यात्रा वृत्तांत के बारे में बताया। इसी तरीके से समाचार पत्र पत्रिकाओं के बारे में भी हमको थोड़ा सा नजर डालना होगा इसको, क्योंकि यहां पर जगह नहीं है तो इसको हम दूसरे पेज में ओपन करके आपको समझा देते हैं। समाचार पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र या फिर दूसरी जो पत्रिकाएं हैं उनके माध्यम से किस तरीके से हम सोर्सेज के रूप में हम इसको देख सकते हैं, उसकी अगर हम बात करें तो देखिए समाचार पत्रों में जो मतलब मुख्य बात क्या होती है समाचार पत्र की, जो समाचार है, जो जानकारी है उसे जन सामान्य तक पहुंचाना। अब अगर आप ब्रिटिश काल में देखोगे तो उस समय समाचार पत्र वगैरह का फैशन नहीं था भाई। लोग इस तरीके की जानकारी केवल कह सुन करके एक दूसरे से कहा सुनी करते हुए समाचार एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स जब आ चुके हैं तो भारत में इन सब चीजों का काम प्रोफेशनली होगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो भारत में काम कर रहे थे उसमें से कुछ कर्मचारी ऐसे थे जो कंपनी की ही नीतियों के विरुद्ध होने लगे थे, क्योंकि कंपनी के जो रूल्स थे वो उनके लिए मतलब संतोषकारी नहीं थे। तो जो असंतुष्ट कर्मचारी थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने निजी व्यापार में जो कुरीतियां थी उन कुरीतियों को उद्घाटित करने के लिए, उजागर करने के लिए जो है वो तैयारी करी, शुरुआत करी। और ये शुरुआत हमको होते हुए देखने को मिलती है जेम्स ऑगस्टिन हिके के द्वारा। जेम्स ऑगस्टिन हिके, एक नाम हमको यहां पर ध्यान रखना है, जेम्स ऑगस्टिन हिके। तो जेम्स ऑगस्टिन हिके ये 1780 के आसपास अगर आप देखोगे, 1780 के आसपास आप देखोगे तो बंगाल गजेट करके एक समाचार पत्र वहां पर आता है। ठीक है, ये पहला समाचार पत्र के रूप में रहेगा। किस रूप में, किस नाम से? बंगाल गजेट। ठीक, आप इसे बंगाल गजेट कह सकते हैं या फिर कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के रूप में भी इसको जाना जाता है, कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। ठीक है, तो कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के रूप में बंगाल का ये पहला कह सकते हैं समाचार पत्र है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के असंतुष्ट कर्मचारियों के द्वारा जो है वो लाया गया, ये पहला समाचार पत्र है। इसके बाद आप देखोगे तो बंगाल गजेट आ जाता है 1784 में। 1784 में आपको एक और समाचार पत्र देखने को मिलता है जिसको आप बोलते हो बंगाल गजेट। तो समाचार पत्र पत्रिकाओं का भी अपना इतिहास है और कई बार हम जो न्यूज़पेपर्स हैं वो एक ऑथराइज सोर्सेस के रूप में इनको जो है वो गिना जाता है, माना जाता है कि भाई वो अखबार में उस समय छपा था, ये सोर्स बहुत ऑथराइज माना जा सकता है, जिसको हम बहुत अच्छी तरीके से बिलीव कर सकते हैं जिसके ऊपर। इसी तरीके से दूसरे समाचार पत्र भी थे जैसे द बंगाल जनरल, इसी तरीके से द बंगाल जनरल,
शुरुआत में इस तरीके से सारे हमको समाचार पत्र देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, द बंगाल जनरल है। द बंगाल जनरल के अलावा अगर आप देखोगे तो दूसरे भी हैं। 1785 में आया था, अगले साल 1785 में। इसी तरीके से दूसरा समाचार पत्र हमको देखने को मिलता है द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता, जिसे आप कलकत्ता एम्यूजमेंट के नाम से भी जानते हैं, कलकत्ता एम्यूजमेंट। ठीक है, कलकत्ता एम्यूजमेंट कह लीजिए या फिर आप इसको कह लीजिए द ओरिएंटल मैगजीन्स ऑफ कलकत्ता। ये 1785 का है, 1785 में ये भी प्रकाशित हुआ। द कलकत्ता क्रॉनिकल 1786 में, 1786 में द कलकत्ता क्रॉनिकल, द कलकत्ता क्रॉनिकल, क्रॉनिकल ये प्रकाशित हुआ 1786 में। 1786 में कलकत्ता क्रॉनिकल प्रकाशित होता है। द मद्रास कुरियर आता है 1788 में। इसी तरीके से द बंगाल हेरोल्ड आता है 1789 में। ऐसे करके तमाम सारे जो समाचार पत्र हैं वो शुरुआत में आते रहे। पर ये सारे जो समाचार पत्र थे, ये सारे जो है समाचार पत्र, ये ब्रिटिश कर्मचारियों द्वारा या ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है वो लेकर के आया, अंग्रेजों के द्वारा प्रकाशित किए जा रहे हैं। लेकिन शुरुआत में भारत में जो प्रेस एक्ट है, जैसे प्रेस एक्ट 1835 तक की अगर हम बात करते हैं तो 1835 तक की जो प्रेस एक्ट की नीति है वो नरम नीति है, पोलाइट है, उस पर बहुत ज्यादा अंकुश नहीं है। तो 1856 तक अगर हम बात करते हैं तो इस नीति के द्वारा अगर हम देखें तो तमाम सारे समाचार पत्र थे जो भारतीयों द्वारा भी लेकर के आए गए थे। ठीक है, इसमें से एक नाम आपको द सुब्रमण्यम अय्यर का याद रखना है, जिन्होंने द हिंदू स्वदेशी जनन ऐसे करके, या द स्वदेशी मित्रन, सॉरी द हिंदू लिख देता हूं, द हिंदू स्वदेशी मित्रन या स्वदेशी मित्रन करके ये समाचार पत्र जो है वो प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा? द सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा, या जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा। तो जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा ये जो समाचार पत्र लाया जा रहा है ये हिंदुस्तानी समाचार पत्र है, हिंदुस्तानी, यानी ये ब्रिटिशर्स के द्वारा नहीं है, ये ब्रिटिशर्स के द्वारा लाए गए थे। ये वाला जो है ये अंग्रेजों के द्वारा नहीं, ये हिंदुस्तानियों के द्वारा जो है वो लाया गया, यानी भारतीयों के द्वारा, हम इसको कह सकते हैं भारतीयों के द्वारा लाया गया। और फिर भारतीयों के द्वारा बहुत सारे समाचार पत्र लाए गए, जिसमें से आपने निश्चित तौर से बीजी तिलक के द्वारा जो समाचार पत्र लाया गया था, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आप नाम याद रखते हैं केसरी समाचार पत्र। इसके अलावा आप मराठा जिसको बोलते हैं वो वास्तविक रूप में महाराट्टा ये समाचार पत्र जो है वो तिलक के द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया गया था, लाया गया था। इसी तरीके से या सुरेंद्रनाथ बनर्जी या सुंदरनाथ बनर्जी इनको बोलते हैं, सुंदरनाथ बनर्जी जो है उनके द्वारा बंगाली समाचार पत्र लाया गया। सुंदरनाथ बनर्जी ये लेकर के आए बंगाली समाचार पत्र, ये नाम है, बंगाली भाषा, जो बंगाली भाषा है उसी से बंगाली समाचार पत्र यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इस सुंदरनाथ बनर्जी जी के द्वारा लाया गया था। इसी तरीके से गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में एनएन सेन के द्वारा इंडिया मिरर लाया गया था। इनके नेतृत्व में एनएन सेन थे और एनएन सेन के द्वारा इंडिया मिरर ये समाचार पत्र जो है वो लाया गया। ये समाचार पत्र जो है वो भारतीयों के द्वारा लाए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। इसी तरीके से आपको एक नाम यहां पर नौरोजी, दादा भाई नौरोजी जो थे उनके द्वारा वॉइस ऑफ इंडिया ये भी समाचार पत्र लाया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो इस तरीके से तमाम जो थे वो हमको यहां पर समाचार पत्र जो भारतीयों द्वारा भारत में स्टैब्लिश करते हुए या प्रकाशित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, भारतीयों द्वारा भारत में ही प्रकाशित समाचार पत्र नहीं है, भारतीयों द्वारा विदेश में भी प्रकाशित समाचार पत्र हैं, विदेश में, जिसमें आप एक नाम लिख सकते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा का, श्यामजी कृष्ण वर्मा का, ये नाम आप जरूर लिख सकते हैं। ये भारतीयों द्वारा विदेश में लाए जाने वाला समाचार पत्रों का एक क्रम है जो इन्होंने लेकर के आए थे। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इसका नाम था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ये एक नाम आपको यहां पर याद रखना है, ठीक, श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा। इसी तरीके से जैसे श्यामजी कृष्ण वर्मा जी वाला जो लंदन
लंदन में ये इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो है समाचार पत्र लाया गया था। इसी तरीके से आप एक नाम याद कर सकते हो, पेरिस में वंदे मातरम लाया गया था, वंदे मातरम। और यहां पे वंदे मातरम नहीं है, वंदे मातरम है, ध्यान रखेंगे, वंदे मातरम। ठीक, इसको थोड़ा सा साफ सुथरा लिख देता हूं मैं, वंदे मातरम। और ये जो वंदे मातरम है, ये समाचार पत्र मैडम भीखाजी कामा के द्वारा लाया गया था, मैडम भीखाजी कामा। ठीक है, तो ये नाम भी आपको याद रखना है, मैडम भीखाजी कामा का नाम याद रखना है, जो इन्होंने वंदे मातरम जो है समाचार पत्र पेरिस में, ये भी ध्यान रखना है, कहां पर, पेरिस। विदेशों की बात कर रहे हैं, ये आपका लंदन में, ये कहां है, लंदन में, ये कहां है, पेरिस में। ठीक है, इसी तरीके से वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय हैं, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय हैं, इन्होंने तलवार समाचार पत्र जो है वो प्रकाशित किया हुआ है बर्लिन में समाचार पत्र जो है वो तलवार है। तो ये कुछ विदेशी समाचार पत्र पत्रिकाएं भी हैं जो हमको यहां पर देखने को मिल रही हैं। तो समाचार पत्र पत्रिकाएं भी एक अच्छे सोर्सेस के रूप में हमको देखने को मिलती है। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के द्वारा गदर समाचार पत्र जो था वो भी लेकर के आया गया था। तो समाचार पत्र पत्रिकाएं जो हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। इसके अलावा अगर हम मौखिक सोर्सेस की बात करें तो ये कुछ ज्यादा प्रमाणित नहीं है, इसके ऊपर हम खास चर्चा भी नहीं करने वाले, लेकिन हाँ, कुछ सृजनात्मक साहित्य जरूर हमको देखने को मिलते हैं। अब अगर हम सृजनात्मक साहित्यों की बात करें तो इसमें बहुत तरीके के कथानक हैं, कहानीकार हैं, कथाकार हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव अगर आप देखने को मिलेगा तो तमाम सारे राष्ट्रवादी कवि जिन्होंने राष्ट्रवादी भावनाएं प्रेरित करी हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। इनकी जो कविताएं हैं उनको रोमांटिक काव्य के रूप में जाना जा सकता है। जो स्वतंत्रता का जो संघर्ष है उसके लिए उन्होंने कहानियां लिखी हैं, प्रेरित किया है लोगों को, जिसमें आप उर्दू अगर आप कह सकते हैं कि उर्दू काव्यकार का नाम अगर आप लिखेंगे तो मोहम्मद इकबाल का नाम आप जरूर लिखेंगे। इसी तरीके से हिंदी में निराला जी की रचनाएं हैं, इसी तरीके से बंगाली में काजी नजरुल इस्लाम हैं, इसी तरीके से केशव सुध हैं, वो मराठी में लिखते हैं, इसी तरीके से मलयालम में जी शंकर कुरूप हैं, इसी तरीके से सुब्रमण्यम भारती हैं, वो तमिल में लिखते हैं। तो ये तमाम प्रकार के रोमांटिक उपन्यास जो हैं वो सृजनात्मक साहित्य के रूप में हमको देखने को मिल ही जाते हैं। तमाम प्रकार के सृजनात्मक साहित्य हैं जो हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सृजनात्मक साहित्यों में एक नाम आपको एक कड़ी जो है वो उपन्यासों की भी रखनी है। तमाम सारे उपन्यासकार हैं, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, सूर्या राम देसाई हैं, प्रेमचंद का नाम आप तो बिल्कुल भूल ही नहीं सकते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु हैं, तमाम सारे इनकी रचनाएं हैं। जैसे कि आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की बात कर सकते हो आप, प्रेमचंद जी के गोदान की बात कर लो, सेवा सदन की बात कर लो, रंगभूमि, प्रेम भूमि, तमाम प्रेमाश्रम, इस तरीके से तमाम जो है बातें कर सकते हैं आप। फणीश्वर नाथ रेणु का मैना आंचल है। ठीक है, ये तमाम सारे जो उपन्यास हैं इन्होंने भी बहुत मजबूती से कह सकते हैं कि अपना योगदान दिया हुआ है। इतिहास, उस समय के सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक आर्थिक स्थितियां जो हैं उसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं इनके माध्यम से। स्वतंत्रता की और राष्ट्रवाद की जो प्रेरणाएं हैं वो भी इनके साहित्यों से देखने को मिलती है। इसके अलावा चित्रकला का भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। चित्रकला के विद्यालय के रूप में कंपनी स्कूल हम लोग जानते हैं, कंपनी स्कूल चित्रकला। इसमें क्या होता था कि जैसे मुगल काल में जो चित्रकारी थी वो काफ़ी फेमस थी, लेकिन मुगल चरित्र जैसे जैसे खत्म होता चला गया और जैसे जैसे विदेशी चरित्र का उद्भव होता शुरू हो चुका था, तो कला जो थी वो खो चुकी थी। मुगल कालीन कला जो है वो समाप्त हो चुकी। लेकिन बाद में आर्ट का यूज जो है, कला का या चित्रकारी वगैरह का जो यूज है, ब्रिटिशर्स जो है अपने व्यावसायिक या फिर ऐतिहासिक पर्पज से करना शुरू कर चुके थे। जैसे कि कोई रेलवे का प्रोजेक्ट है या फिर कोई प्राकृतिक जो इतिहास है उसका वर्णन करना है किसी चीज का, तो इन सब चीजों में, या कोई सर्वेक्षण कराना है तो उसकी ब्लूप्रिंट तैयार कराना है, तो इन सब चीजों में लोगों को भर्ती किया जाता था, कलाकारों को जो है, चित्रकारों को भर्ती किया जाता था और स्कूल में ट्रेन करके इस तरीके की चीजों की ट्रेनिंग दी जाती थी। 1760 में तमाम सारे लोग जो थे वो बंगाल के मुर्शिदाबाद से पटना की ओर आ गए। पटना में 18वीं शताब्दी में एक तरीके से बहुत सारे जो चित्रकार हैं वो यहाँ पर आपको आते हुए देखने को मिलते हैं और तकरीबन 11 कला केंद्रों की स्थापना जो है अकेले पटना में हो जाती है। तो पटना में चित्रकला केंद्र जो है बहुत स्थापित हुए, इसी तरीके से वाराणसी में हुए, इसी तरीके से इलाहाबाद में हुए। अलग अलग जगहों पर बहुत सारे कला केंद्र और उनके मुख्यालय जो है वो खोले गए, जो कि उनके द्वारा बनाए गए जो चित्र हैं वो उस समय के इतिहास को थोड़ा बहुत रिप्रेजेंट
करते हैं। 1857 की क्रांति हुई तो उसको लेकर के बहुत सारे चित्रकारों ने चित्रकारी करी। उसके बाद चित्रकला की अगर हम बात कर रहे हैं तो कालीघाट चित्रकला का विकास हुआ 19वीं शताब्दी में। जैसे 18वीं शताब्दी में आप पटना चित्रकला के विकास की बात कर रहे थे, स्कूल कॉलेजेस जो थे वो खुलने शुरू हो चुके थे। इसी तरीके से 19वीं शताब्दी में जो कालीघाट चित्रकला है उसका भी बहुत अपना एक विस्तृत रूप जो है हमको देखने को मिलता है। उसमें ये कालीघाट चित्रकला है तो कलकत्ता से, बंगाल से संबंधित है, ये भी हमको ध्यान रखना है। 19वीं सदी में बंगाली जो चित्रकला है वो भी काफी ज्यादा फेमस रही, जिसने बंगाल के इतिहास को काफी ज्यादा मतलब वर्णन किया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे भारतीय इतिहास के ये दूसरे सोर्सेज हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज के तौर पर मैंने आपको शुरुआत में ही गिनाया था कि पुरालेखीय सामग्री हैं, लेकिन उसके अलावा ये भी हैं सामग्रियां जिनको हम इतिहास के स्रोत के रूप में जानते हैं। और इसके आगे जो है अब हम अगले भाग में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। और आप निश्चिंत रहिए, इन सब चीज़ों की जो PDF वगैरह है वो आपको मिल जाएगी। सेकंड जो पार्ट है हमारा वो लेखन और उपागम का है। तो लेखन और उपागम के बारे में हम लोग जब जानकारी ले रहे होंगे वो अगला अध्याय होगा। लेकिन इस चैप्टर में फिलहाल इतना ही, जिसमें मैंने आपको तमाम सारे सोर्सेज बताए हैं और उम्मीद करते हैं कि इन सोर्सेज के बारे में आपको समझ में आया होगा। और मैं ये बिलीव दिला सकता हूं कि अगर इनको पढ़ने या सुनने के बाद अगर आप स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ेंगे या फिर आप दूसरी कोई भी इस तरीके की सोर्सेज वाली जो बुक्स पढ़ेंगे उसमें आपको तमाम सारे सोर्सेज देखने को मिलेंगे, सीखने समझने को मिलेंगे। अगर आप इस लेक्चर का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम है VIRADDUBEY विदाउट एनी स्पेस, कोई स्पेस नहीं है, 01। तो विरद 01, विरद दुबे 01 ये हमारा टेलीग्राम ID है। आप यहां से जुड़ करके इस लेक्चर का PDF जो है वो प्राप्त कर सकते हैं और इसी में आप अपना जो डिस्कशन है वो भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पूरा सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इंतजार करिए अगले सेशन का। कल हम फिर मुलाकात करेंगे इसी का सेकंड फेज लेकर के, यानी इकाई 1 लेसन 2 उपागम और लेखन या लेखन और उपागम, इसको लेकर के उपस्थित होंगे। फिलहाल एक बार फिर से आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।